Hello students, once again welcome back to the channel. We are back again with a new video of part 4 and today we are going to discuss the topic of operators and we are continuing with the series of class 11th NCERT Computer Science with Python. And this video is for the students who are going to appear for the competitive exams like EMRS and BPRC and many more. So today's topic is operators. Start करते हैं आज के टॉपिक से. बाकी की वीडियोस अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू कैन फाइंड द लिंक ऑफ द फुल प्लेलिस्ट, वहां से आप जाके बाकी के पार्ट्स भी चेकआउट कर सकते हैं. तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो. सो आवर टुडेस टॉपिक इज स्टूडेंट्स ऑपरेटर्स. सो व्हाट इज एन ऑपरेटर? इट इज यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन द वैल्यूज. जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं और एनी अदर वैल्यू इज देयर, अगर हमें उसके ऊपर कोई मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, वी हैव द ऑपरेटर्स. ठीक है, और जिन वैल्यूज पे हम काम करते हैं दे आर नोन एज ऑपरेंड्स. ठीक है, अब एग्जांपल से समझते हैं व्हाट आर ऑपरेटर्स एंड व्हाट आर ऑपरेंड्स. फॉर एग्जांपल ये एक्सप्रेशन है 10 प्लस नम. तो इसमें जो 10 है और जो इसमें नम है वो क्या है? हमारे ऑपरेंड्स है. और जो प्लस का सिंबल है वो हमारा क्या है? दैट इज एन ऑपरेटर. तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरह से जितने भी आप सिंबल्स देखते हैं दीज आर द ऑपरेटर्स, और जिनके ऊपर ये सिंबल्स काम करेंगे वो क्या होंगे? हमारे ऑपरेंड्स. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर से, विच इज द अरिथमेटिक ऑपरेटर. ठीक है, अब व्हेन वी टॉक अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑपरेटर आता है दैट इज प्लस, विच इज फॉर एडिशन. अभी क्या करेगा? दो न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐड करेगा एंड दो स्ट्रिंग्स को ये कॉन्केटिनेट भी कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो नंबर्स हैं 5 एंड 1 इज द नंबर 6. तो इस केस में जब आप num1 प्लस num2 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? इट विल कम एज 11. बट यही चीज जब आप स्ट्रिंग्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, जैसे कि हेलो प्लस इंडिया, इट विल गिव द आंसर एज हेलो इंडिया. कॉन्केटिनेशन का मतलब वहां पे आपकी स्ट्रिंग्स की ज्वाइनिंग हो जाएगी. ठीक है, ये चीज आप प्रैक्टिकली भी चेकआउट कर सकते हैं. जैसे कि इफ वी गो टू पाइथन और यहाँ पे हम दो नंबर्स को अगर ऐड करें तो अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा, जैसे कि 5 प्लस 7 12 आ गया. बट इफ आई से हेलो प्लस आई से पाइथन, सो व्हाट विल हैपन? ये हमें ज्वाइन करके दे देगा. सेम वे अगर आप नंबर्स को भी एज अ स्ट्रिंग लेते हैं, जैसे कि 5 प्लस 7 लेते हैं, तो व्हाट विल हैपन? इट विल गिव यू 57. क्योंकि नंबर्स जब कोड्स में आप उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उनको कॉन्केटिनेट कर देता है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सब्ट्रैक्शन. नाउ व्हेन वी वर्क विद द सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, तो ये हमारा होता है माइनस का साइन. ठीक है, ऑल ऑफ यू हैव लर्न दिस इन द मैथ्स. सब्ट्रैक्ट्स द ऑपरेंड ऑन द राइट फ्रॉम द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट. फर्स्ट मेरा नंबर है स्टूडेंट्स 5, सेकंड मेरा नंबर है यहाँ पे 6. तो num1 माइनस num5 माइनस 6, आई विल गेट माई आंसर एज -1. ठीक है, देन हमारा है मल्टीप्लीकेशन, सेम एज इट वर्क्स इन मैथ्स. num1 num2 5 मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम 30. ठीक है, अब कुछ हमारे इनमें से ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो स्ट्रिंग के साथ भी काम करते हैं लेकिन डिफरेंट तरीके से. जैसे कि यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग ली इंडिया एंड स्ट्रिंग इंटू 2 कर दी, तो वो जो स्ट्रिंग है वो उतने नंबर ऑफ टाइम्स आपकी आ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इफ आई राइट हियर हेलो और इंटू कर दे 3, तो कितनी बार आ रही है आपकी? ओके, यहाँ हमने लिया हेलो एंड मल्टीप्लीकेशन एंड देन 3, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? हेलो हेलो हेलो, हेलो इज कमिंग 3 टाइम्स. ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आपका ऑपरेंड है दैट शुड बी एन इंटीजर वैल्यू. अगर आप इसको ऐसे देंगे हेलो इंटू 3.0, देन आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? एरर आएगा, बिकॉज स्ट्रिंग कैन बी ओनली बी मल्टीप्लाइड बाय एन इंटीजर नॉट बाय अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. तो यहाँ पे ये रेप्लिकेशन ऑपरेटर का काम करेगा, दिस वन हियर, जहाँ पे स्ट्रिंग होगी और एक नंबर होगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द डिवीजन ऑपरेटर. तो डिवीजन ऑपरेटर का काम है डिवाइड करना, लेफ्ट साइड वाले ऑपरेंड को राइट साइड से. पहला नंबर 8, दूसरा नंबर 4, 8 डिवाइडेड बाय 4 0.5. इवन अगर कोई नंबर पूरा भी डिविजिबल है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 8 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव मी 4.0. ठीक है, अगर मैं कहूँ 9 डिवाइडेड बाय 2 इट विल गिव मी 4.5. लेकिन 8 तो 2 से पूरा डिविजिबल हो रहा है, तो इसका आंसर 4 ना आके क्या आएगा? 4.0. ये डिवीजन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी होती है, तो ये हमें ध्यान रखना है जब भी हम आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे. ठीक है, सो 8 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू द आंसर एज 4.0. ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लोर डिवीजन. फ्लोर डिवीजन क्या करेगा? ये भी डिवाइड करेगा.
लेकिन जो आपका डिवीजन ऑपरेटर था वो क्या कर रहा था, डिवाइड करके आपको क्या दे रहा था, कोशेंट दे रहा था। फ्लोट डिवीजन भी आपको कोशेंट देगा, लेकिन दोनों को डिवाइड करके आपका जो होल नंबर में कोशेंट आएगा। जैसे कि यहाँ पे 13 एंड 4, तो आप 13 को 4 से अगर यहाँ पे डिवाइड करें, फ्लोट डिवीजन 4, 4 3 12, 3 आ रहा है। अगर मैं सिंपली करूँ 13/4, इट विल गिव मी द आंसर एज 3.25। तो डेसिमल के बाद वाला पार्ट छोड़ के सिर्फ आपको जो इंटीजर की वैल्यू प्रोवाइड करेगा, सिर्फ इंटीजर पार्ट जो प्रोवाइड करेगा वो होगा आपका फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन और फ्लोट डिवीजन देंगे आपको कोशेंट ही, लेकिन डिवीजन आपको देगा फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म में और फ्लोट डिवीजन आपको देगा इंटीजर फॉर्म। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, मॉडुलस ऑपरेटर क्या करेगा, दोनों को डिवाइड करेगा और आपको क्या रिटर्न करेगा, रिमाइंडर। जैसे कि 13 और 5 है, तो 13 और 5, 13 मॉडुलस 5, 5 2 = 10, 3 इज द रिमाइंडर। ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर मैं करूँ 10 मॉडुलस 5, तो 5 2 = 10, फुली डिविजिबल, रिमाइंडर इज 0। ठीक है, तो मॉडुलस ऑपरेटर रिटर्न्स द रिमाइंडर, बट द डिवीजन एंड द फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर आपको क्या देंगे, कोशेंट देंगे। ठीक है, फ्लोट डिवीजन आपको इंटीजर फॉर्म में देगा और डिवीजन आपको फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म में देगा। ठीक है, नेक्स्ट इज योर विच ऑपरेटर है, वी हैव नेक्स्ट इज विच ऑपरेटर, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट ऑपरेटर किसके लिए होता है, पावर के लिए। जैसे कि num1 is 3, num2 is 4, 3 raised to the power 4, that will become 81। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया 2 एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर 3, so what is the answer of 2 raised to the power 3, that is 8। आ गया आंसर। अब अगर मैं यहाँ से 2 raised to the power कर दूँ -2, तो क्या मैं अपनी पावर को नेगेटिव में दे सकती हूँ, तो yes I can give here, बिकॉज 2 की पावर -2 आपका क्या हो जाएगा, 0.25। 2 की पावर -2 मतलब कि 1/2 raised to the power 2। ठीक है, एंड 1/2 raised to the power 2 is 1/4, 1/4 का डेसिमल आपका आ गया। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आर द रिलेशनल ऑपरेटर्स। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, जो ऑपरेटर्स रिलेशन क्रिएट करते हैं, रिलेशन बताते हैं, यानी कि दे कंपेयर द वैल्यूज ऑफ द ऑपरेंड्स एंड डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग द ऑपरेंड्स। जैसे कि हमारे पास यहाँ वेरिएबल्स है, num1 is 10, num2 is 0, num3 is 10, string 1 is good and string 2 is after good। अब हम इन्हें कंपेयर करते हैं, num1 and num2, 1 is 10, 1 is 0 and num3 is also 10। तो इक्वल इक्वल्स टू क्या करेगा, अगर दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यूज इक्वल है तो वो आपको ट्रू देगा, अदरवाइज क्या देगा, फॉल्स। जैसे कि num1 इक्वल्स टू num2, num1 is 10, num2 is 0, नहीं है तो क्या आ गया, फॉल्स आ गया। अब string 1 is good and string 2 is afternoon, क्या ये आपस में इक्वल है, नो बिल्कुल भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी फॉल्स। ठीक है, और अगर हम इसी का रिवर्स करें, दैट इज नॉट इक्वल टू, देन माई आंसर विल बी ट्रू इन दैट केस। num1 is 10, num2 is 0, दोनों इक्वल नहीं है, दैट इज ट्रू। सेम string 1 string 2 के इक्वल नहीं है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। और num1 जो है दैट इज 10, num3 is also 10। अब हम कहें ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, दैट विल बिकम फॉल्स। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू और मेक यूज ऑफ दिस ऑपरेटर्स। जैसे कि आई से 4 equals to 5, दैट इज फॉल्स, बट आई से 5 equals to 5, दैट इज ट्रू। ठीक है, अब आई से 4 not equal to 5, that is true, but if I say 4 not equal to 4, that will be false। ठीक है, same is the case with the string। जैसे कि हमने कहा good equals to good। अब यहाँ पे देखो both the G, all the letters in both the strings are same, तो यहाँ पे क्या आ गया, true हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कह दूँ good equals to और कैपिटल G कर दे तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि कैसे कंपेयर करेगा, फर्स्ट G को इस G से, और जो कैपिटल G की स्काई वैल्यू होती है वो ज़्यादा कम होती है। चेक करनी है तो आप कैसे करेंगे, ORD, सपोज यहाँ पे आपने लिख दिया G, उसकी स्काई वैल्यू कितनी है, 103, ORD, और आपने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल G, इसकी स्काई वैल्यू कितनी है, दैट इज 71। तो जो स्मॉल ABC के लेटर्स होते हैं, स्मॉल केस में, लोअर केस में, उनकी वैल्यू कैपिटल A to Z की वैल्यू से ज़्यादा होती है, तो ये इक्वल तो हो ही नहीं सकते। लेकिन अगर हम ये कह दें कि ये वाला जो गुड है दैट इज ग्रेटर देन कैपिटल वाला, तो वो आपका फिर ट्रू हो जाएगा। अगर मैं यहाँ इक्वल टू के प्लेस पे कर दूँ ग्रेटर देन, सो दैट माय आंसर विल बी ट्रू। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्काई वैल्यूज।
ठीक है। उसके बाद ग्रेटर देन लेस देन, इसी तरह से चेक करेगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड वाले की वैल्यू ज़्यादा है आंसर विल बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। लेस देन में अगर राइट हैंड साइड वाले की ज़्यादा है तो आंसर विल बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब आप इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू भी ले सकते हैं, जैसे कि यही हमने किया। तो हेयर यू कैन सी, क्योंकि कैपिटल स्मॉल जी की वैल्यू स्काई वैल्यू कैपिटल जी से ज़्यादा है, दैट इज वाई द आंसर इज ट्रू। और अगर मैं इसी को यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू कर दूँ, ग्रेटर देन तो है इक्वल टू नहीं है, तो भी आंसर मेरा क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव टू परफॉर्म दिस ऑपरेशंस। सेम इज द केस विद द लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, सो दीज आर द रिलेशनल ऑपरेटर्स। कौन कौन से हैं हमारे, इक्वल इक्वल टू, देन वी हैव नॉट इक्वल टू, देन वी हैव ग्रेटर देन, फिर हमारे पास लेस देन है, फिर हमारे पास लेस देन इक्वल टू है, फिर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू है। ठीक है, सो दीज आर द वंस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर पे, दैट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा होता है ये जो इक्वल टू होता है, इसी को हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये क्या काम करता है, जो लेफ्ट साइड में वेरिएबल होता है, यानी कि जो आइडेंटिफायर होता है, उसको वैल्यू प्रोवाइड कराता है, वो वैल्यू जाके उसमें स्टोर हो जाती है, यानी कि उसको वैल्यू क्या करा रहा है, असाइन करा रहे हैं, इसलिए उसका नाम क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसका ऑपरेटर का सिंबल है इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पे क्या है, num1 इक्वल्स टू 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ num1, 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ num2, इट इज इक्वल टू num1, यानी कि जो भी वैल्यू num1 की है वो किस में चली जाए, num2 में चली जाए। num1 में तो रहेगी बट इट विल गो टू num2 ऑल्सो, सो num2 विल ऑल्सो बिकम 2। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास है a इज इक्वल टू 10 और मैंने कहा b इज इक्वल टू a, यानी कि द वैल्यू ऑफ a शुड गो टू b। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b नाउ, दैट इज ऑल्सो 10, और a की वैल्यू क्या है, 10 है। अगर a की वैल्यू b में गई भी, दैट डजंट मीन कि ये खाली हो गया, a में भी 10 है और b में भी क्या है, 10। ठीक है, सो दैट व्हाट वी हैव डन, we have assigned the value of a to the variable b using which operator, assignment operator. ठीक है, now country is equal to India, तो कंट्री को चेक करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इंडिया, क्योंकि इंडिया वैल्यू हमने असाइन कर दी किसको, टू द वेरिएबल कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू एंड डिवीजन इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू, फ्लोर डिवीजन, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। अच्छा, अब ये जो आपके ऑपरेटर्स है ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर तो है ही, बट इनको हम एक और नेम से जानते हैं, दैट इज ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या नाम है इनका, ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। ऑगमेंटेड हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इनके आगे सिंबल आ गया, असाइनमेंट से पहले एक सिंबल आ गया, दैट कैन बी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, यू आर हैविंग हियर प्लस इक्वल्स टू, तो ये क्या करेगा, जो राइट साइड में ऑपरेंड होगा उसमें प्लस को लगाएगा और लेफ्ट साइड वाले ऑपरेंड को भी वहाँ पे ऐड ऑन कर देगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, num1 इज 10, num2 इज 2, तो हमने लिखा num1 प्लस इक्वल्स टू num2। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, प्लस इक्वल्स टू का मतलब num2 के साथ num1 की वैल्यू भी क्या हो जाए, ऐड हो जाए। सो दिस बिकम्स 10 प्लस 2 12। देखिए कैसे हुआ, मैंने कहा a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब मैंने कहा a प्लस इक्वल्स टू b। द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इज a इक्वल्स टू a प्लस b, कि a की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, a प्लस b। तो जो लेफ्ट साइड में a है वो तो a ही रहेगा, लेकिन जो राइट साइड में a है वहां पे उसकी वैल्यू आएगी, विच इज 10 and the value of b is 20, so a will become 30। ठीक है, so now you can see here the value of a अगर हम जानना चाहें it will give you 30। ये कैसे हुआ, जब हमने लिखा a plus is equal to b, इसका मतलब है a is equal to a plus b। लेफ्ट साइड जो a है वो a ही रहेगा, नाम रहेगा, और जो राइट साइड a है वहां पे उसकी वैल्यू हो जाएगी, प्लस ऑपरेटर उसके साथ, एंड देन normally mathematically the calculation will be done, which gives us the answer as 30। same is the case with the other operators, minus equals to, multiply equal to, ठीक है, division, floor division, modulus and exponential।
इसी पे हम करके देख लेते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पे कह दूँ a माइनस इक्वल्स टू b, so what will happen, a equals to a minus b, so a equals to 10 minus 20, so this will give me the a answer of a as minus 10. a को चेक करो तो क्या आंसर आया है यहाँ पे 10 minus 20. ओके, एक्चुअली क्या था, अब हम a की वैल्यू यहाँ पे 30 आ चुकी थी, ठीक है। अगर हम सीधा a माइनस इक्वल्स टू b करते तो ये 10 माइनस 20 आपको माइनस 10 देता, लेकिन यहाँ पे 10 क्यों आ रहा है, क्योंकि a की वैल्यू कितनी हो चुकी है, अभी तो 10 हो चुकी है। अभी देखो a की वैल्यू हैज चेंज्ड, अब मैं यहाँ से ले लेती हूँ b की वैल्यू एज 40, ठीक है। नाउ आई से a माइनस इक्वल्स टू b, a minus equals to b, so what will be the value of a, oh sorry, a minus equals to b, so what will be the value of a 10 minus 40, that is minus 30. यहाँ पे जो 10 आया वो a की वैल्यू 30 की वजह से आया, 30 तो a की वैल्यू थी और b की वैल्यू 20 थी, तो 30 minus 20 10 हो गया, that is why it has come as 10, क्योंकि एक बार जब वैल्यू चेंज हो गई तो चेंज वैल्यू के साथ ही काम करेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू इट। लेकिन अगर सिर्फ एक एक्सप्रेशन हो तो डायरेक्ट जो इनिशियल वैल्यूज है वही ली जाती है। सेम इज द केस विद द मल्टीप्लाई, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन फ्लोर डिवीजन एंड देन द मॉडुलस। डिवीजन और फ्लोर डिवीजन आपको कोशेंट देंगे, लेकिन डिवीजन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म में देगा और आपका जो फ्लोर डिवीजन है वो इंटीजर फॉर्म में देगा, और मॉडुलस आपको क्या देगा, रिमाइंडर। अब जैसे देखो यहाँ पे a की वैल्यूज माइनस 30 एंड b की वैल्यूज 40। अब अगर मैं कहूँ a डिवाइड इक्वल्स टू b, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 30 को 40 से डिवाइड करो माइनस 0.75, अब a क्या है माइनस 0.75 और b क्या है 40। अब मैं a इंटू इज इक्वल टू b करूँ तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a, 40 इंटू 0.75 दैट विल बी इक्वल टू माइनस 30.0, ठीक है। तो जैसे जैसे a की वैल्यू चेंज होती जा रही है हम b के साथ उसे ऑपरेट करके, ऑपरेटर को लगा के उसकी फाइनल वैल्यू को फाइंड आउट करते जा रहे हैं, ठीक है। सो इसलिए हम इन्हें कहते हैं ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। एक चीज आपने इसमें ध्यान रखनी है, सपोज a आई टेक इट एज अगेन 10 एंड b आई टेक इट एज 20 एंड c आई टेक इट एज सपोज 40, देन आई से a प्लस इक्वल्स टू b प्लस c या b minus c, and then I calculate a, it will give me the answer as minus 10. तो पहले जो राइट साइड में b minus c है इक्वल टू के बाद वो कैलकुलेट होगा 20 minus 40 that is minus 20 and 10 plus c, it will be calculated like this, a equals to a plus b minus c, ठीक है। तो यहाँ से if I check it out, इसको कमेंट बना देते हैं, then what it's giving, a equals to, what is the value of a, that is 10 plus b minus c, b is 20 minus c is 40 minus 40, so what it will become, a equals to 10 plus minus 20, so 10 minus 20, so that is how it is giving me the answer as minus 10, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आंसर आया minus 10। कई बार हम क्या करते हैं कि हम a प्लस बी कर लेते हैं, जैसे कि हम सॉल्व करने लगे तो वी कैन डू इट लाइक दिस, हम a प्लस बी ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम करते हैं माइनस c। तो अगर मैं इस तरीके से सॉल्व करूं तो a विल बिकम a प्लस बी इज माई 10 प्लस 20 एंड माइनस 40, तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 10 प्लस 20 इज 30, 30 माइनस 40 इज माइनस 10। अब इस केस में तो आंसर ठीक आ रहा है, लेकिन किसी किसी केस में जो आंसर है वो डिफरेंट हो जाता है, तो वहां पे पहले हमें राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करना है और फिर लेफ्ट साइड वाले को लेकर आना है, ठीक है। दैट इज द पॉइंट, फाइन। इसको हल्का सा एक और से करके देखते हैं, a प्लस इक्वल्स टू b इंटू c, ठीक है। तो दिस विल बिकम, this is the value of a 790 it is giving। a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आई थी माइनस 10, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो a इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस b इंटू c, b is 20 and c is 40, 20 into 40 becomes
800, 800 माइनस 10 इज 790, यानी कि -10 प्लस 800, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग माई आंसर इज 790, ठीक है, 790 आ रहा है। अब इसमें देखिए, अभी ये कमेंट नहीं बनाया इसलिए द सिंटेक्स एरर इज कमिंग, अदरवाइज दिस इज फाइन, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं, जैसे कि a इक्वल्स टू ब्रैकेट लगा दें एंड आई से -10 प्लस 20, देन करें इंटू 40, इंटू 40, so what will happen, -10 plus 20 is 10 into 40, that will become 400, तो गलत हो गया आंसर। तो ऐसे केसेस में ध्यान रखना है, नॉर्मल अगर आपके पास सिर्फ 2 ऑपरेंड्स हैं तो चल जाएगा, कैसे भी सॉल्व करें, लेकिन यहाँ पे पहले आप राइट हैंड साइड वाले ऑपरेंड को पूरा सॉल्व करेंगे, फिर लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को राइट साइड लाके सॉल्व करना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी नीड टू सॉल्व दिस। नेक्स्ट इज logical operators. Logical operators are 3 in Python, and, or, not. लोअर केस में ही लिखे जाएंगे, यानी कि स्मॉल लेटर्स में। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं इनका आंसर सिर्फ किस फॉर्म में आएगा, आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। एंड बाय डिफॉल्ट जितनी भी हमारी नॉन जीरो वैल्यूज होती हैं दे आर कंसीडर्ड एज ट्रू, किस किस को छोड़ के, नन, फॉल्स और जीरो किसी भी टाइप का, 0, 0.0, 0 चे, ये सारी हमारी क्या होती है, फॉल्स होती है। और जो भी हमारे एम्प्टी कलेक्शन होते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी टपल, एम्प्टी डिक्शनरी, ठीक है, ये सारी हमारी फॉल्स होती हैं। अदरवाइज सारी जो आपकी नॉन जीरो वैल्यूज होगी या कोई भी ऐसी वैल्यू जिसमें इवन एक कैरेक्टर भी है स्ट्रिंग का, वो आपकी क्या बन जाएगी, ट्रू। जैसे कि मैंने कहा num1 is 10, num2 is -20, दे आर ट्रू वैल्यूज, ट्रूथ वैल्यूज है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं एंड और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिनका आंसर सिर्फ ट्रू या फॉल्स में आता है, ठीक है। एंड और आपके बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, यानी कि 2 ऑपरेंड के ऊपर काम करेंगे। अगर दोनों आपके ट्रू हैं तभी आंसर आपका ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स। जैसे कि num1 is 10 एंड num2 is -20, और हमने कहा कि कोई भी नॉन जीरो वैल्यू जो होगी उसे हम ट्रू ही कंसीडर करेंगे, तो हमने यहाँ पे जब एंड लगाया इसके ऊपर, इट विल गिव अस द आंसर एज ट्रू, ठीक है। लेकिन अगर एक भी वैल्यू फॉल्स है तो माय आंसर विल बी फॉल्स। देखो यहाँ पे जैसे मैं कहूँ, इफ आई से 3 एंड -4, दोनों ट्रू वैल्यूज हैं। सो यहाँ पे तो क्या कर रहा है, ये डिफरेंट काम है, जब नंबर्स के ऊपर काम करता है ये, इसका आंसर डिफरेंट आता है। लेकिन मान लीजिए इसके ऊपर हम बुलियन फंक्शन लगाते हैं 3 एंड -4, सो इट विल गिव मी द आंसर एज ट्रू, बिकॉज 3 और -4 दोनों कैसी वैल्यूज है, ट्रू वैल्यूज। बट अगर मैं कह दूँ 3 एंड 0, सो माई आंसर विल बी फॉल्स, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से कह दूँ बुलियन 3 या 2 कह दें, 2 एंड एम्प्टी स्ट्रिंग दे दें, देन ऑल्सो माई आंसर विल बी फॉल्स, बिकॉज अभी हमने क्या पढ़ा कि कोई भी एम्प्टी स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो, डिक्शनरी हो, एम्प्टी हो कोई भी चीज़, दैट विल बी कंसीडर्ड एज फॉल्स, ठीक है। एंड और के केस में क्या होगा, अगर दोनों आपके ट्रू हैं तब तो आपका ट्रू होगा, दोनों में से एक भी ट्रू है तो भी आपका ट्रू होगा। जैसे कि इसमें क्या है, दोनों ट्रू थे तो ट्रू आया, दोनों में से एक अगर फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा, और मान लो दोनों ही फॉल्स हैं, जैसे मैंने दे दिया एम्प्टी स्ट्रिंग एंड एम्प्टी डिक्शनरी, सो आंसर क्या आया, फॉल्स। अब इसी में और लगा लीजिए, बुलियन 3 एंड और लगाओ और -4, तो दोनों क्या है, हमारी ट्रूथ वैल्यूज है, तो माई आंसर हियर विल बी ट्रू, ठीक है। और बुलियन यहाँ पे आते हैं, यहाँ हमने कहा बुलियन 3 एंड 0 था, तो इसे हम कर देते हैं 3 और 0, सो माई आंसर हियर विल बी अगेन ट्रू। तो और में क्या है कि दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू है, और अगर एंड भी करेंगे तो दोनों अगर ट्रू है तभी आंसर ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द एंड और ऑपरेटर्स। एंड फिर आपका आता है लॉजिकल नॉट। नॉट जो है वो एक यूनरी ऑपरेटर है, वो सिर्फ एक ऑपरेंड पे काम करता है, 0 है तो 1 देगा, 1 है तो 0 देगा, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू का नोट करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। जैसे कि नंबर 10 है, अगर इसकी बुलियन वैल्यू निकालें तो ट्रू आएगा,
लेकिन इसका नॉट करोगे तो फॉल्स आ जाएगा। जैसे कि मैंने कहा boolean ऑफ नॉट और 6 कर दिया, तो 6 इज अ ट्रूथ वैल्यू, 6 इज ट्रू वैल्यू। वैसे तो इसका आंसर ट्रू आएगा, लेकिन नॉट 6 मतलब फॉल्स हो गया। अब मैं कहूँ boolean नॉट 0, देन माई आंसर विल बी ट्रू, बिकॉज जो हमारी 0 है वो फॉल्स वैल्यू है एंड नॉट फॉल्स इज ट्रू। ठीक है, फिर हमने कहा boolean नॉट empty string, empty string is also false and not false is true। ठीक है, तो ये एक ऑपरेंड पे काम करता है और जो एंड और है वो दो पे काम करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन ऑपरेटर। नेक्स्ट पे आते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर ये डिटरमाइन करते हैं कि जो वेरिएबल की वैल्यू है वो एक टाइप की है या नहीं है, यानी कि दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो सेम ऑब्जेक्ट को या सेम मेमोरी एड्रेस को रेफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम है तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। कौन कौन से होते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर? इज एंड, इज नॉट। ठीक है, अगर दोनों की आपकी वैल्यूज और यू कैन से मेमोरी एड्रेस सेम है तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा? फॉल्स। जैसे कि यहाँ पे मैं कह दूँ n1 इज 5 एंड n2 इज 6। अब यहाँ से आप चेक करो n1 का मेमोरी एड्रेस, दिस वन। फिर चेक करो आप n2 का मेमोरी एड्रेस, दिस वन, डिफरेंट है। अब मैं कह दूँ n1 इज n2 तो फॉल्स ही आएगा। बट अगर मैं कह दूँ n3 इज इक्वल टू सपोज 5, तो अगर मैं यहाँ से id ऑफ n3 चेक करूँ, सो माई आंसर हेयर विल बी दिस वन। अब n1 का मेमोरी एड्रेस चेक करो और आप यहाँ से n3 का मेमोरी एड्रेस चेक करो, सेम है दोनों। तो जब मेमोरी एड्रेस सेम है तो क्या होगा? इफ आई से n1 इज n3, सो माई आंसर विल बी ट्रू। मेमोरी एड्रेस सेम है तो ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा? फॉल्स, इज ऑपरेटर लगाने में। लेकिन अगर मैं कह दूँ n1 इज नॉट n3, कि इनका मेमोरी एड्रेस सेम नहीं है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? फॉल्स। सो दैट इज योर आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर यानी कि जो आपने वैल्यू या डिजिट या स्ट्रिंग दी है, अगर वो आपकी मेन वैल्यू का पार्ट है, दैट इज अ मेंबरशिप ऑपरेटर। तो इसमें दो आएंगे आपके, वन इज इन, सेकेंड इज नॉट इन। अगर आपने जो वेरिएबल या स्ट्रिंग या डिजिट प्रोवाइड की, अगर वो आपके मेन डेटा में है, आंसर विल बी ट्रू, और नॉट इन से वो क्या हो जाएगा? आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? जैसे कि a इज इक्वल टू 1 2 3, इस लिस्ट में 2 है, ट्रू आ गया। लेकिन 1 इन a, 1 यहाँ पे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग वाला वन तो नहीं है, दैट विल बी फॉल्स। और अगर हम नॉट इन लगाएंगे तो इसका आंसर आपका रिवर्स आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इफ आई से मेरे पास एक स्ट्रिंग है, आई से e in hello, my answer is true. I say e not in hello, my answer is false। ठीक है, कोई भी एक ऐसा नंबर या वेरिएबल ले लेते हैं या कैरेक्टर ले लेते हैं जो इसमें नहीं है। मैंने कहा j in hello, तो my answer is false। पर हमने कहा j not in hello, my answer is true। ठीक है, सो दिस इज द इन एंड द नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर। चेक करते हैं कि पर्टिकुलर आपका जो कैरेक्टर है वो आपके स्ट्रिंग या डिजिट या जो भी आपने डेटा लिया है उसका पार्ट है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं एक्सप्रेशंस। अब देखिए एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। हमने अभी क्या क्या पढ़े? वेरिएबल्स पढ़े, ऑपरेटर्स पढ़े और कॉन्स्टेंट्स पढ़े। कॉन्स्टेंट मतलब कि जैसे कि 1 2 3 फिक्स्ड वैल्यूज हो गई। ठीक है, और वेरिएबल्स हमारे आइडेंटिफायर्स और ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और आपके ग्रेटर देन लेस देन, हर तरह के ऑपरेटर्स। तो जहाँ पे एक्सप्रेशन किससे बनता है? जहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हो, वेरिएबल्स हो और ऑपरेटर्स हो। ठीक है, एन एक्सप्रेशन ऑलवेज इवैल्यूएट्स टू अ वैल्यू। ठीक है, इसमें क्या है? आपका एक अलग से वैल्यू हो या आपका कोई भी आपकी वेरिएबल हो,
दोनों में से कोई भी हो या दोनों का कॉम्बिनेशन हो वो आपका एक्सप्रेशन होगा, लेकिन सिर्फ एक ऑपरेटर हो तो दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एन एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे कि ये 100 है, ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें सिर्फ नंबर है। ये नम एक वेरिएबल है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। इसमें दोनों चीजें हैं, ये भी एक एक्सप्रेशन है। इसमें दोनों नंबर्स हैं, ये भी एक एक्सप्रेशन है। इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, ऑपरेटर्स भी हैं, ये भी एक एक्सप्रेशन है, दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। लेकिन अगर मैं सिंपली लिख दूं प्लस या माइनस या ग्रेटर देन, तो वो एक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि एक्सप्रेशन ऑपरेटर के साथ साथ कॉन्स्टेंट्स या वेरिएबल से मिलके बनता है। ठीक है, सो वेरिएबल इज मेड अप ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। कांस्टेंट और वेरिएबल अलग अलग है तो एक्सप्रेशन माना जाएगा, बट ऑपरेटर सिर्फ अकेला है तो वो आपका एक्सप्रेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। अब हमने ऑपरेटर्स तो पढ़ लिए, कौन कौन से? अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, आइडेंटिटी, मेंबरशिप। लेकिन इनको यूज कैसे करें, यानी कि पता तो होना चाहिए ना कि एक एक्सप्रेशन में अगर बहुत बार डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स आ जाएं तो किसको पहले सॉल्व किया जाए। सो इसके लिए हमारे पास एक टेबल होती है जिसमें प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स होता है, कौन सा पहले सॉल्व होगा, कौन सा आपका बाद में सॉल्व होगा। ठीक है, जैसे कि मैथ्स में क्या होता है, बोर्ड मास होता है, ब्रैकेट ऑन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसमें भी ऐसा ही कुछ होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल सॉल्व होता है, पावर, फिर आपका कॉम्प्लीमेंट, यूनिटरी, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर, डिवीजन और आपके मॉडुलस, वो एक लेवल पे रहते हैं। ये यूनिटरी प्लस माइनस है और ये आपके बाइनरी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि अगर एक ही लेवल पे ये चारों आ जाए तो लेफ्ट साइड से जो पहले आएगा वो आपको सॉल्व करना है, और प्लस और माइनस में से जो पहले आ जाए लेफ्ट साइड से उसको आपको सॉल्व करना है। जहां सेम प्रेसिडेंस है वहां पे उनमें से जो ऑपरेटर लेफ्ट साइड से पहले आ जाए वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर आपके रिलेशन और कंपैरिजन, देन असाइनमेंट, देन आइडेंटिटी, देन मेंबरशिप एंड देन लॉजिकल। अब मान लो एक एक्सप्रेशन में सिर्फ लॉजिकल ऑपरेटर है, और लॉजिकल 3 होते हैं, नॉट, एंड और। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखो, नाउ से। नाउ मीन्स नॉट एंड ओ। एक एक्सप्रेशन में अगर सिर्फ आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हो तो पहले नॉट को सॉल्व करना है, फिर एंड को करना है और फिर और को करना है। ठीक है, ओके। जहां पे भी सेम प्रेसिडेंस हो आपको एक्सप्रेशन को लेफ्ट से राइट की तरफ सॉल्व करना है। जैसे कि एक्सप्रेशन है आपके पास 20 + 30 × 40। अब इसमें क्या है, एक प्लस का साइन है, एक मल्टीप्लिकेशन का साइन। अगर आप ध्यान से ऊपर की तरफ देखें तो प्लस और मल्टीप्लाई में से कौन पहले सॉल्व होगा? देखो, दो ऑपरेंड है तो पहले मल्टीप्लिकेशन है और फिर आपका एडिशन है। ये जो प्लस और माइनस है ना ऊपर, दैट इज फॉर यूनिटी, एक वैल्यू के लिए। लेकिन अभी जो एक्सप्रेशन है उसमें बाइनरी, दो ऑपरेंड्स है। तो पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, 30 × 40। चाहे तो आप यहाँ पे पैरेंथेसिस भी लगा सकते हो, जैसे कि हमने कर दिया 30 × 40 को सॉल्व, दैट बिकम्स 1200 एंड 1200 + 20 बिकम्स 1220। दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व। अब अगर हम इस पे जाएं 20 - 30 + 40, नेक्स्ट एक्सप्रेशन है। अब इसमें देखो ये भी बाइनरी ऑपरेंड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, पहले माइनस है फिर प्लस है। और अगर आप इस टेबल की तरफ ध्यान से देखो तो इसमें प्लस और माइनस का प्रेसिडेंस क्या है, एक ही है। और जब भी हमें सेम प्रेसिडेंस वाले पे सॉल्व करना है तो कहाँ से इवैल्यूएट करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट यू आर गोइंग टू सॉल्व 20 - 30, दैट इज दिस मच पार्ट, this will become -10 and -10 + 40 will give you the answer as 30. ठीक है, so this way we have to solve. एक और देखते हैं, जहाँ ब्रैकेट्स लगे हों वहां तो आपको ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। जैसे कि 20 + 30 × 40 है तो प्लस और मल्टीप्लिकेशन में से प्रेसिडेंस पहले मल्टीप्लिकेशन की ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट्स लगे हुए हैं तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। 20 + 30 will become 50 and 50 × 40 will become 2000. ठीक है, सेम इज द केस विद द अदर वन, जैसे कि 15.0 डिवाइडेड बाय 4 + 8 + 3.0। सो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 8 + 3.0 विल बिकम 11.0। ठीक है, देन हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, वन इज डिवीजन, वन इज प्लस। अब डिवीजन और प्लस में से अगर हम टेबल को ध्यान से देखें, प्रेसिडेंस डिवीजन की ज्यादा है। तो अब 15.0 को आप 14.0 से जब आप डिवाइड करेंगे यू विल गेट द आंसर एज 3.75 + 11.0, then the final answer will be 14.75. ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमने सारे ऑपरेटर्स कवर किए। स्टेटमेंट वाले टॉपिक से हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस पे। ठीक है, जितना टॉपिक हमने आज डिस्कस किया
उसके कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारी भी रिवीजन हो जाए, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी की बुक के ही कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 5, हमें इसका आउटपुट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे num1 इज 4, ठीक है। num2 इज num1 प्लस 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ num1, यहाँ पे है 4, सो 4 प्लस 1, व्हाट इज द आंसर ऑफ num2, इट विल गिव अस द आंसर एज 5, ठीक है। एंड num1 इज 2, अब देखो जो num2 की वैल्यू है दैट हैज बिकम 5 और num1 की पहले वैल्यू 4 थी, नाउ इट हैज बिकम 2। तो जब एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है तो जो रिसेंट या लेटेस्ट वैल्यू होती है वही हम फाइनल स्टेटमेंट में यूज करते हैं। जब इसने कहा प्रिंट num1 कॉमा num2, तो num1 की वैल्यू अब आप लेंगे 2, 4 नहीं लेंगे 2 लेंगे, कॉमा प्लेस पे स्पेस आएगा और num2 के प्लेस पे आपका आ जाएगा 5, ठीक है। प्रैक्टिकली देखें इसको, हमारे पास है num1 इज इक्वल टू 4, num1 is equal to 4, num2 is equal to num1 plus 1. So what is num2? देखो यहाँ से num2 कितना आया, 5 आ गया। अब हमने num1 को क्या कर दिया, 2 कर दिया। So जब हम यहाँ पे कहेंगे print num1 comma num2, so what will be my answer? num1 2 हो चुका है और num2 की वैल्यू यहाँ से 5 आ चुकी है, so it will say 2 स्पेस 5, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम करके देख रहे हैं सो दैट द कंसेप्ट इज क्लियर। नाउ num1 इक्वल्स टू num1 कॉमा num2 इक्वल्स टू 2 कॉमा 6। तो ये जो num1 की वैल्यू है दैट इज 2 और num2 की वैल्यू है दैट इज 6। अब इसने कहा num1 कॉमा num2 इक्वल्स टू num2 कॉमा num1 प्लस 2। अब इसको तो कैसे करना है, num1 दिस इज and this is n2, that is num2। अभी ये कितना है 2, this is 6। इसने कहा जो num2 की वैल्यू है वो किसमें चली जाए, num1 में। तो num2 की वैल्यू थी 6, इसमें चली गई, 2 के प्लेस पे क्या आ गया हमारे पास 6। और num1 प्लस 2 की वैल्यू किसमें चली जाए, num2 में। तो num1 की जो वैल्यू थी अभी 6 हुई है, लेकिन अभी तक कितनी थी, 2 थी। तो 2 प्लस 2 सॉरी num2 की वैल्यू जो है वो num1 प्लस 2 हो जाए, हाँ ठीक है। तो 2 प्लस 2 इट विल बिकम 4। सो जब हम इसे प्रिंट करेंगे फाइनल आंसर हमारा आएगा 6 एंड 4। सॉल्व करें, हमने लिया n1 n2 ले लेते हैं, n1 कॉमा n2 इक्वल्स टू 2 कॉमा 6। फिर इट सेज n1 कॉमा n2 इक्वल्स टू n2 comma n1 plus 2, ठीक है। then it says print n1 plus n2, तो आंसर कितना आया हमारा, ओके। प्रिंट n1 comma n2 करना था हमें, n1 comma n2, 6 and 4, और यही आंसर हमारा आया था यहाँ पे 6 and 4, ठीक है। कैसे किया हमने, num1 is 2 and num2 is 6, ठीक है। एंड num2 की वैल्यू किस में चली गई, num1, यानी कि ये हो गया 6, एंड num1 प्लस 2 यानी कि 2 प्लस 2 किस में चला गया, num2 में, दैट बिकम्स 4। सो द फाइनल वैल्यू इज 6 स्पेस 4, ठीक है। और इसी तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जो चेंज वैल्यू होती है, जैसे कि num1 की वैल्यू जो है वो ऑल्दो यहाँ पे चेंज हो गई थी 6, लेकिन यहाँ पे हम 6 प्लस 2 नहीं कर रहे क्योंकि ये अभी सेम लाइन में है। तो अभी तक इसके पास जो ऊपर वैल्यू थी ओनली दैट विल बी यूज्ड, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू डू इट। ये क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करके देखिए एंड यू कैन जस्ट टेल द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। इफ एनी डाउट इज देयर वी कैन डिस्कस दीज क्वेश्चंस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर पे बेस्ड। ये ऑपरेटर अभी हमने पढ़ा है। num1 is 4, num2 is 3 and num3 is 2। सॉल्व करेंगे इसको। अच्छा, एक और चीज इसमें देखिए, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर।
अगर आप करते हैं 2 रेज टू द पावर 3, आंसर इज कमिंग 8. ठीक है. इफ आई से 2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 3. ठीक है. तो जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर आए एक से ज्यादा बार, नॉर्मली हम किसी भी एक्सप्रेशन को लेफ्ट से राइट सॉल्व करते हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर अगर एक से ज्यादा बार एक एक्सप्रेशन में आ रहा है तो आपको उसे राइट से लेफ्ट सॉल्व करना है. ठीक है. तो अभी अगर आप नॉर्मली सॉल्व करोगे मैथ्स के अकॉर्डिंग तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64. आप कैसे सॉल्व करोगे? इसका आंसर आ रहा है 264. लेकिन आप क्या करेंगे, हम क्या करते हैं 2 रेज टू द पावर 2 4, फिर हम करेंगे 4 रेज टू द पावर 3, दैट विल बी 64. तो कई बार ये ऑप्शंस में ये आंसर भी हो सकता है, लेकिन इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? पहले हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, दैट इज 2 रेज टू द पावर 3 विच इज योर 8. अब ये जो 8 है ये इस 2 की पावर बन गया, यानी कि 2 रेज टू द पावर 8 विच विल गिव यू द आंसर एज 256. तो जब भी एक एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा बार एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर आए तो आप उसे राइट से लेफ्ट की तरफ सॉल्व करके देखिए. ठीक है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. समटाइम्स आंसर में ऑप्शन में कुछ ऐसा भी ऑप्शन होता है जहाँ पे आपने अगर लेफ्ट से राइट सॉल्व किया है तो वो आंसर भी होता है. तो समटाइम्स जल्दी जल्दी में हम गलत कोई आंसर को मार्क कर देते हैं. वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है. नाउ दिस वन. ठीक है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? देखिए यहाँ पे इसका मतलब है कि num1 इक्वल्स टू num1 प्लस num2 प्लस num3. लेकिन अभी हमने ये पढ़ा था कि जब भी हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन आए तो हमें क्या करना है, हमें पहले राइट साइड वाले को सॉल्व करना है. ठीक है. ऑल्दो इसमें डिफरेंस नहीं पड़ेगा क्योंकि एडिशन है. तो num2 इज 3 एंड num3 इज 2. 3 प्लस 2 विल बिकम 5 और इसमें num1 को ऐड करेंगे, दैट इज 4. सो 4 प्लस 5 विल गिव यू द आंसर एज 9. सो फाइनल आंसर ऑफ प्रिंट num1 विल बी 9. ठीक है. इन दिस केस 9. एक बार सेकंड पे आते हैं. num1 इक्वल्स टू num1 एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर num2 प्लस num3. num2 इज 3 and num3 is 2. So 3 plus 2 becomes 5 and num1 is 4. So it says 4 raised to the power 5. तो 4 raised to the power 5 कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 256, 256 4 जा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार, 4 raised to the power 5, 102. ठीक है. सो दैट विल बी द आंसर. ठीक है. सेम वे आपने इसमें करना है. पहले आप इन दोनों को सॉल्व करो, फिर जो आंसर आए num1 की पावर को वो नंबर करिए. ठीक है. टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. अब ये बताते हैं, ये करते हैं 5 प्लस 5, दैट विल बी 5 प्लस 5 स्ट्रिंग के फॉर्म में है, दैट विल बी 55. अगर ये स्ट्रिंग्स नहीं होती तो वो क्या होता आपका 10 हो जाता. ठीक है. इसी तरह से आपके पास ये एक्सप्रेशन है, आप इन्हें सॉल्व करके देख सकते हो. ठीक है. ये फ्लोर डिवीजन का है, इसको एक बार सॉल्व करते हैं. अब इसको सॉल्व करना है तो पहले क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट सॉल्व करेंगे. 24 डिवाइडेड बाय 4 क्या देगा? क्वोशिएंट देगा, दैट विल गिव यू 6. देन 6 फ्लोर डिवीजन 2, दैट विल गिव यू द आंसर एज 3. इजी. ठीक है. और जब इसके आगे लग जाता है, ये अब हम ये टाइप कन्वर्जन में पढ़ेंगे कि अगर हम किसी भी ऑलरेडी एक हमारे पास डेटा टाइप है उसके आगे अगर कोई डेटा टाइप का फंक्शन लगा दें तो वो उसके जैसा बन जाता है. जैसे कि 10 के आगे फ्लोट लगा हुआ है, दैट विल बिकम 10.0. तो जब आप इसे प्रिंट कराएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 10.0. ठीक है. फिर हमने कंपैरिजन पढ़ा था, दैट इज रिलेशन ऑपरेटर्स. बाय इक्वल्स टू बाय. अब देखो फर्स्ट कैपिटल बी इज सिमिलर टू द फर्स्ट कैपिटल बी ऑफ द नेक्स्ट स्ट्रिंग. ये तो इक्वल है, बट जब सेम होते हैं तो दोनों के नेक्स्ट कैरेक्टर्स को चेक करते हैं. दिस इज स्मॉल वाई, दिस इज कैपिटल वाई. और अभी हमने किया था कि जो हमारे लोअर केस A to Z होते हैं उनकी स्काई वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द कैपिटल A to Z. तो यहाँ पे ये इक्वल टू तो नहीं है, सो माई आंसर विल बी फॉल्स. ठीक है. ये करते हैं नेक्स्ट वाला. 10 नॉट इक्वल टू 9 रिलेशन ऑपरेटर है एंड रिलेशन ऑपरेटर ऑलवेज गिव अस द आंसर इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स. 10 नॉट इक्वल टू 9 का मतलब 10 9 के इक्वल नहीं है, दैट इज ट्रू. एंड बीच में लगा हुआ एंड 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 20.
ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। और एंड में हमने क्या पढ़ा था कि दोनों अगर ट्रू हैं तभी आंसर ट्रू होगा, सो द आंसर हियर विल बी फाइनली ट्रू। ठीक है, दिस राइट। इसको भी आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे, दिस ऑल्सो। इसको करते हैं 0 लेस देन 6 ट्रू, और नॉट 10 इक्वल्स टू 6। पहले ब्रैकेट को, अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो। 10 इक्वल टू 6 है, नहीं है, फॉल्स हो गया। इसके ऊपर नॉट लगा हुआ है, नॉट, फॉल्स। ठीक है, फिर क्या है, एंड 10 लेस देन 0। क्या 10 लेस देन 0 है, नो, फॉल्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, वी आर हैविंग और, वी आर हैविंग नॉट एंड वी आर हैविंग एंड। तो हमने लॉजिकल ऑपरेटर में क्या पढ़ा था, नाउ, NAO, नॉट एंड ओ। तो पहले नॉट फॉल्स करो विच बिकम्स ट्रू, फिर यहाँ पे ट्रू है उसको एज इट इज लिखो, ट्रू और ट्रू, एंड फॉल्स। ठीक है, अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे, नॉट हो गया, अब हमने करना है एंड, तो ट्रू एंड फॉल्स। एंड में जब भी एक भी फॉल्स हो, आंसर विल बी फॉल्स, दैट विल बी फॉल्स। एंड फिर बचा हमारे पास ट्रू और फॉल्स। और में क्या होता है, अगर एक भी ट्रू है तो आंसर इज ट्रू। तो ट्रू और फॉल्स में एक ट्रू है, सो द फाइनल आंसर विल बी ट्रू। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज एक्सप्रेशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ से कवर अप किया ऑपरेटर्स, द टॉपिक फॉर टुडे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द स्टेटमेंट, इनपुट एंड आउटपुट, and how to do the type conversion and the other topics. I hope students you have understood the topics discussed in the video. In case still any doubt is there, you can ask in the comment section and provide your feedback. और बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू द आउटपुट, आप उसे ट्राई कर सकते हो, और किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज टेल इन द कमेंट सेक्शन, and I'll meet you in my next video. If you feel this video is helpful to you, please like it, share the video and share the channel, and subscribe the channel for more such updates. I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and bye bye.